हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप स्वस्थ होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। जैसा कि हम लोग वन लाइनर पढ़ रहे हैं, बिहार वन लाइनर में अभी हम लोग मौर्य साम्राज्य को कल फिनिश किए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है शुंग वंश, कर्डो वंश और कुषाण वंश। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन नहीं, केवल वन लाइनर फैक्ट्स के अनुसार पढ़ते हुए चले जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपके सहयोग और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई और ये मगध का शासक बना। उसकी उपाधि सेनानी थी, यानी पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की? सेनानी। उसके यौन आक्रमण को विफल किया। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है यौन आक्रमण को विफल किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया। इसके पुरोहित पतंजलि थे। उसके बाद उनका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। अग्निमित्र और मालविका की कहानी पर कालिदास की एक रचना मालविका विनित्रम नामक नाटक जो है ये बहुत ज्यादा फेमस है। क्वेश्चन पूछा जाता है मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है? कालिदास की है। ये पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र और उनकी प्रेमिका मालविका पर आधारित है। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद आता है कर्णव वंश। देवभूति के मंत्री वसुमित्र ने इसकी हत्या कर कर्णव वंश की नींव डाली। सुशर्मा इस वंश का आखिरी शासक था। कुषाण वंश की बात करें तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र को विजित कर अश्वघोष को अपने साथ ले गया। कुषाण साम्राज्य के बाद पटना पर लिच्छवियों का शासन रहा। कुषाण वंश वही वंश है जिसके राजा कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति करवाई थी। ठीक है, और ये अश्वघोष को अपने साथ ले गए थे। और अश्वघोष चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे या उपाध्यक्ष थे, जरूर बताइएगा। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, जब मैं सेकंड वीडियो भारत बिहार का इतिहास पढ़ा रही थी उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे गुप्त वंश की। गुप्त वंश समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, कुमार गुप्त का बिलसंड स्तंभ अभिलेख, स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख के आधार पर इस वंश का पहला शासक श्रीगुप्त था, जिसकी उपाधि महाराजा थी। उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। लेकिन अगर गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त था। कौन था? चंद्रगुप्त। ठीक है, अपने राज्याभिषेक के वर्ष जो चंद्रगुप्त प्रथम था या पहला शासक बना, श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक शासक था और इसने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। देखिए, बहुत ज्यादा हम लोग इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ रहे हैं। इसको वन लाइनर अगर आप चाहेंगे तो हम भारत का इतिहास को भी वन लाइनर फैक्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे ही बिहार का इतिहास खत्म होता है, बिहार का जीके जीएस खत्म होता है, हम आपके लिए वन लाइनर भारत का भी इतिहास ले आएंगे। अगर आपको पसंद आता है तो हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। अपने राज्याभिषेक वर्ष 319 ईस्वी से गुप्त संवत शुरू किया। गुप्त संवत शुरू करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। कब? 319 ईस्वी, इसी वर्ष इसका राज्याभिषेक हुआ था। संपूर्ण बिहार और कुछ उत्तर प्रदेश का भाग उसके राज्य में शामिल था। ठीक है, बात करें समुद्रगुप्त की। अभिलेखों और सिक्कों पर इसे प्राक्रमांक, अप्रतिरथ, व्याघ्र प्राक्रमांक, सर्व राजोच्छेता आदि उपाधियां प्रदान की गई। इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। किसने कहा? स्मिथ ने कहा। इंपॉर्टेंट रखिएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त मौर्य को किसने कहा? स्मिथ ने कहा था। उत्तरापथ अभियान में 9 राजाओं को विजित किया। दक्षिणापथ अभियान में 12 राजाओं को विजित किया। विजित क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने केवल अधिराजत्व का दावा किया। उसकी नीति ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह की थी। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उसके संधि विग्राहक राजकवि और हरिसेन ने लिखा था। ठीक, बात करें रामगुप्त, अगला शासक रामगुप्त। इसकी ऐतिहासिक संदिग्ध है, ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं मिलता है। ऐसा कहा जाता है ये बहुत अजीब ही नेचर का था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, चंद्रगुप्त प्रथम थे, ये दूसरे चंद्रगुप्त हैं। ठीक है, इन्हें देवगुप्त के नाम से जाना जाता था। देवराज, देवगुप्त, देवश्री या विक्रमादित्य की उपाधि भी इन्होंने धारण किया हुआ था। इसने ध्रुव देवी से विवाह किया। दिल्ली के महरौली स्थित लोह स्तंभ में चंद्र शासक द्वारा सिंधु के पार बहलिकों और पूर्व में बंग शासकों पर विजय का वर्णन है। चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है।
इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। ठीक है, किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चीन के यात्री फाह्यान ने इसके समय में यात्रा की, वह 14 वर्ष तक भारत में रहा। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, चीनी यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऐसा माना जाता है कि उसके दरबार में 9 रत्न विराजते थे, जिसमें कौन कौन थे? कालिदास, धनवंतरी, छप्पड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट, घटपर्क, वारामिहिर और वरुरुचि जैसे विद्वान इसके दरबार में शोभायमान थे। अब बात करें कुमारगुप्त प्रथम की, तो मंदसौर अभिलेख यानी वत्स भट्टी रचित प्रशस्ति, जो मंदसौर अभिलेख है, यहाँ से कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्पमित्रों का आक्रमण हुआ था, जिससे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी काल में हुई। कब? कुमारगुप्त के शासनकाल में। और कहाँ पे हुई? बिहार के राजगीर जिले में। कुमारगुप्त ने महेंद्राद्य की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? महेंद्राद्य की। ठीक है, अब बात करें स्कंदगुप्त की, तो जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने मलेच्छों यानी हूणों के आक्रमण को विफल किया था। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, जैसे हम लोगों ने देखा था यवन के आक्रमण को किसने विफल किया, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है कि हूणों के आक्रमण को किसने विफल किया? स्कंदगुप्त ने। उसने सुदर्शन झील, जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित थी, इसका पुनरुद्धार करवाया था। कहोम अभिलेख के अनुसार, अहोम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि शाकादित्य की थी। उसने चीन में भी अपना राजदूत भेजा था। बात करें गुप्त काल का उत्तरार्ध के बारे में, तो चीनी यात्री शयुंग ने 515 से 520 ईस्वी में भारत की यात्रा की। हुएनसांग 629 से 645 तक भारत में रहा, 16 वर्षों तक। हुएनसांग के अनुसार भारत के शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने मिहिर कुल यानी हूण को पराजित किया, जबकि यहाँ पे क्या कहा गया कि हूणों को पराजित किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय ने शासन किया। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था, जिसने मगध पर शासन किया। गुप्त वंश के साथ ही मगध साम्राज्य का अंत हो जाता है। अब चलते हैं पाल वंश के बारे में। पूछा जाए मगध साम्राज्य का शासन कब खत्म हुआ, तो गुप्त वंश के बाद। अब पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जो 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। इसने बिहार उसके राज्य में शामिल था। गोपाल ने औदंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना की। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, औदंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? गोपाल ने की, जो बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित है। यह महाविहार हिरण्य पर्वत पर पंचानन नदी के किनारे स्थित है। बात करें धर्मपाल 770 से 810 तक शासन किया। इसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। प्रतिहार नरेश वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया। आगे चलकर राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने धर्मपाल और वत्सराज दोनों को पराजित कर दिया। यानी ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, पहले हुआ वत्सराज प्रतिहार के जो नरेश से वत्सराज और धर्मपाल के मध्य, जिसमें धर्मपाल पराजित हो गया। कुछ समय बाद इसमें राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने भी भाग लिया और ध्रुव ने धर्मपाल और वत्सराज दोनों को ही पराजित कर दिया। इसीलिए इसे त्रिपक्षीय शासन कहा जाता है, संघर्ष कहा जाता है। ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर इंद्रायुध को परास्त कर अपना समर्थक चक्रायुध को कन्नौज के सिंहासन पर बैठाया। धर्मपाल के समय ही प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज का जो पुत्र था नागभट्ट द्वितीय, मुंगेर तक का क्षेत्र कुछ समय के लिए विजित कर लिया। कब? धर्मपाल के शासन में। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क इसे जरूर करिएगा। और औदंतपुरी की किसने की थी? गोपाल ने। आगे बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया किसने? धर्मपाल ने। विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय सिल्क सिटी के नाम से स्थित भागलपुर जिले में स्थित है। अगर पूछा जाए सिल्क सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार का भागलपुर जिला। भागलपुर जिले से 50 किलोमीटर दूर स्थित है कौन सा? विक्रमशिला महाविद्यालय। सोमपुरा महाविहार बांग्लादेश के नौगांव जिले के पहाड़पुर गांव में जो स्थित है सोमपुरा महाविहार, इसका भी निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। वर्तमान में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? बांग्लादेश के नौगांव जिले में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक शासन करता था कौन? अब आगे बात करें धर्मपाल के बारे में, तो धर्मपाल को अभिलेख में पराम गौतक, एक मिनट
धर्मपाल को अभिलेख में परम सौगात कहा गया। गुजराती कवि सोडल ने इसे उत्तरापद स्वामी भी कहा। ठीक है, किसको? धर्मपाल को। देखते हैं देवपाल, इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। जावा सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है, यहाँ के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने हेतु 5 गांव प्रदान किया। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, यहाँ से पूछा जाता है कि किसने जो है बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव प्रदान किया था, तो देवपाल ने। बात करें अगला शासक महिपाल, इसे पाल वंश की पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसी के समय राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था। किसके समय? महिपाल के। बौद्ध भिक्षु अतिश दीपांकर के नेतृत्व में तिब्बत में दूत मंडल भेजा था। किसने? महिपाल ने। अगला शासक रामपाल, इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। कौन? रामपाल। इसी के समय कैवर्त विद्रोह हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कैवर्त विद्रोह किसके शासन में हुआ, तो रामपाल के शासन में हुआ था। और जैसे ही रामपाल अंतिम शासक बना पाल वंश का, अगला वंश आता है कर्नाट वंश। इसका संस्थापक नानदेव था। इसके बाद गंगदेव, फिर उसका पुत्र नरसिंह देव, यानी कि इसमें अलग अलग शासकों ने शासन किया। पहले कौन? नानदेव संस्थापक था कर्नाट वंश का, फिर आता है गंगदेव, फिर इसका पुत्र आता है नरसिंह देव। नरसिंह देव के समय ही बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया। नालंदा, विक्रमशिला जैसे बिहारों को ध्वस्त किया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टाम्प मार्क करिएगा। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ये किसके शासनकाल में आया था? नरसिंह देव के समय में आया था। यहाँ पे कर्नाट वंश समाप्त होता है। इसके साथ साथ अब अगला जो हम पढ़ेंगे, हमारा जो है प्राचीन इतिहास भी खत्म होता है। अगला टॉपिक हमारा मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास हमको पूरा नहीं पढ़ना, हम वही पढ़ेंगे जो बिहार से रिलेटेड होगा। ठीक है, जो बिहार जीके के लिए इंपॉर्टेंट होगा हम उतना ही डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज आपसे अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा इसको अपने दोस्तों, साथियों, सहयोगियों को तक शेयर करिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। प्लीज प्लीज इसको हर स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो बिहार पीसीएस या फिर बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप चाहेंगे तो हम इसी तरह वन लाइनर में आपको सारे सब्जेक्ट करवा देंगे। बस आपको किस चीज की डिमांड है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे इसी चैनल पे बिहार टीआरई के लिए बिहार जो दानिश सर है उनकी बुक का एक्सप्लेनेशन भी करवाया जा रहा है। आप चाहे तो उस वीडियो से भी जरूर जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।